कहानी की शुरुआत हुआंग जिन से होती है, जो अपनी बीमार दादी के लिए दवाइयां लेकर ओल्ड एज होम जा रहा था। लेकिन रास्ते में तेज रफ्तार से आती एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार उसे जोरदार टक्कर मार देती है। इस हादसे में उसकी दोनों टांगें बुरी तरह टूट जाती हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कार में बैठे अमीर जुड़वा भाई बहन उसकी मदद करने के बजाय वहां से फरार हो जाते हैं। गंभीर चोटों के बावजूद हेवेंग जिन किसी तरह अस्पताल पहुंच जाता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है, लेकिन उस वक्त भी उसे अपनी जान की नहीं बल्कि अपनी दादी और अपने फुटबॉल करियर की चिंता थी। दरअसल उसी दिन उसका चयन कोरिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में हुआ था। वह यही खुशखबरी अपनी दादी को देने जा रहा था, लेकिन उन दोनों अमीर जादों की लापरवाही ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अस्पताल में उसकी हालत बेहद नाजुक थी, इसलिए डॉक्टर बिना देर किए उसकी सर्जरी शुरू कर देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह उसकी जान बच जाए। उधर एक्सीडेंट करने वाले जुड़वा भाई बहन अपने रसूख का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वे हादसे वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा देते हैं। फिर एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को फोन करके साफ आदेश देते हैं कि अगर इस एक्सीडेंट की कोई शिकायत आए तो उसे दर्ज ही न किया जाए। इसके बाद सड़क से हर सबूत भी मिटवा दिया जाता है ताकि उनके खिलाफ कुछ भी साबित न हो सके। हालांकि ये सब उन्होंने अपने पिता चेयरमैन पार्क ताइसो से छिपा कर किया था। पार्क ताइसो चोसंग ग्रुप के चेयरमैन थे, जो कोरिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती थी। उन्हें अपनी कंपनी की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा प्यारी थी। हालांकि बिजनेस के अलावा उन्हें महंगी स्पोर्ट्स कारों का भी जबरदस्त शौक था। हर रात वह अपने निजी गैराज में जाकर अपनी कारों को खुद देखते थे। उनकी सबसे पसंदीदा कार वही थी जिससे हेवेंग जिन का एक्सीडेंट हुआ था। जब चेयरमैन पार्क गैराज पहुंचे तो उन्होंने तुरंत महसूस कर लिया कि उनकी कार के साथ छेड़छाड़ हुई है। उनके बच्चों ने रातों रात कार की मरम्मत तो करवा दी थी, लेकिन पार्क ताइसो की तेज नजरों से कुछ भी छिप नहीं सकता था। उन्होंने बिना कुछ कहे कार में बैठकर उसमें लगा कैमरा ऑन करना चाहा। ये देखते ही गैराज मैनेजर घबरा गया और उनके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा। वह बोला, सर, आपके जुड़वा बच्चे आपकी कार लेकर बाहर गए थे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। ये सुनकर चेयरमैन पार्क को अपने बच्चों पर बेहद गुस्सा आया। दूसरी तरफ उनके जुड़वा बच्चे कैंग सैंग और कैंग जे इसी बात को लेकर परेशान थे कि कहीं उनके पिता को सच्चाई पता न चल जाए। कांग सांग घबराकर कहता है, अगर पिताजी को सब पता चल गया तो कहीं हमारी भी वही हालत न हो जाए जो हमारी सौतेली बहन की हुई थी। इस पर कांग जे उसे भरोसा दिलाती है, चिंता मत करो, हमने हर सबूत मिटा दिया है, अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर अस्पताल में हुआंग जिन को आखिरकार होश आ जाता है। जैसे ही वह अपनी टांगों की तरफ देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी डॉक्टर उसके पास आकर कहते हैं, ऑपरेशन सफल रहा है, तुम्हारी जान अब खतरे से बाहर है, कुछ समय बाद तुम दोबारा चल भी सकोगे। लेकिन हुआंग जिन का अगला सवाल सिर्फ एक था, क्या मैं फिर से फुटबॉल खेल पाऊंगा? डॉक्टर कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीमी आवाज में कहते हैं, मुझे अफसोस है, लेकिन अब तुम्हारा प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना लगभग नामुमकिन है। ये सुनते ही हुआंग जिन टूट जाता है। वह दर्द भरी आवाज में कहता है, आपके लिए यह सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट होगी, लेकिन मैंने पिछले 12 साल हर सुबह 5 बजे उठकर और शाम तक पसीना बहाकर सिर्फ इसी सपने के लिए मेहनत की है। मेरी पूरी जिंदगी फुटबॉल थी और आप एक पल में कह रहे हैं कि सब खत्म हो गया। डॉक्टर उसके दर्द को समझते थे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वे चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अगले दिन चेयरमैन पार्क ताइसो अपने सबसे भरोसेमंद सहायक मिस्टर ली के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर साफ मायूसी दिखाई दे रही थी। वह गहरी सांस लेकर बोले, काश तुम मेरे बेटे होते, मैं बिना एक पल सोचे पूरी कंपनी तुम्हारे हवाले कर देता। अब मेरी उम्र हो चुकी है, जल्द ही मुझे चेयरमैन की कुर्सी छोड़कर किसी नए उत्तराधिकारी को चुनना होगा, लेकिन अफसोस, मेरे अपने ही बच्चे इस जिम्मेदारी के लायक नहीं हैं। फिर उन्होंने मिस्टर ली को एक गुप्त कमरे में ले जाकर एक बड़ा राज दिखाया। उस कमरे में करोड़ों की नकदी, सोना और कंपनी के बेहद गोपनीय दस्तावेज रखे थे। चेयरमैन ने गंभीर लहजे में कहा, इस कमरे के बारे में सिर्फ तुम जानते हो। जब तक मैं अपना उत्तराधिकारी तय नहीं कर लेता, तब तक यह राज किसी और तक नहीं पहुंचना चाहिए। उधर अस्पताल में हुआंग जिन पूरी तरह टूट चुका था। वह अपना गुस्सा और दर्द संभाल नहीं पा रहा था। ऊपर से इलाज और ऑपरेशन का भारी भरकम बिल भी उसके सिर पर आ चुका था। इसी तरह 5 दिन गुजर जाते हैं। इन 5 दिनों में उसने अपनी दादी से एक बार भी बात नहीं की। जैसे ही वह चलने लायक हुआ, वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने पुलिस से कहा, 1 हफ्ते पहले एक कार ने मुझे टक्कर मारी थी। उसी हादसे की वजह से मेरा पूरा फुटबॉल करियर खत्म हो गया। मैं चाहता हूं कि दोषी को सजा मिले और मुझे इंसाफ मिले। लेकिन पुलिस पहले से ही खरीदी जा चुकी थी। एक अधिकारी ने बेरुखी से जवाब दिया, हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कोई एक्सीडेंट दर्ज नहीं है, न कोई सीसीटीवी फुटेज मिली है और न ही कोई गवाह। बिना सबूत हम केस दर्ज नहीं कर सकते। ये सुनकर हुआंग जिन पूरी तरह हैरान रह गया।
उसके पास सच था, लेकिन उसे साबित करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अगले ही दिन उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। जिस फुटबॉल क्लब में उसका चयन हुआ था, वहीं से उसे फोन आया कि अब उसकी जरूरत नहीं है। वह तुरंत क्लब पहुंचकर उनसे एक मौका मांगता है, काफी विनती करता है, लेकिन क्लब का फैसला नहीं बदलता। वे साफ कहते हैं, जो खिलाड़ी मैदान में उतर ही नहीं सकता, उसे टीम में रखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म किया जाता है। यह सुनकर हुआंग जिन के सारे सपने एक झटके में बिखर जाते हैं। बेबस होकर वह उसी ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंच जाता है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह उम्मीद करता है कि शायद वहां कोई सुराग मिल जाए, लेकिन तभी उसकी घायल टांग में तेज दर्द उठता है और वह वहीं सड़क पर गिर पड़ता है। उसे लगने लगा था कि किस्मत उसके खिलाफ पूरी तरह खड़ी हो चुकी है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उसी वक्त उसकी आंटी का फोन आता है। वह कहती हैं, जिस रात तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस समय तुम मुझसे वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। मैंने पूरी कॉल रिकॉर्ड कर ली थी। उसी रिकॉर्डिंग में हादसे वाली कार भी दिखाई दे रही है। मैं अभी तुम्हें वह वीडियो भेज रही हूँ। ये सुनते ही हुआंग जिन की आंखों में उम्मीद लौट आती है। इस बार वह सीधे पुलिस के पास नहीं जाता। वह पहले एक इंटरनेट कैफे पहुंचता है, वीडियो को सुरक्षित अपने फोन में सेव करता है और फिर कार का नंबर ऑनलाइन चेक करता है। कुछ ही देर में उसके सामने जो नाम आता है उसे देखकर वह सन्न रह जाता है। वह कार किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि चेयरमैन पार्क ताई सो के नाम पर रजिस्टर्ड थी। गुस्से से भरकर हुआंग जिन तुरंत चौसंग ग्रुप पहुंचता है। वहां वह डिलीवरी बॉय बनकर अंदर दाखिल होता है और एक पार्सल चेयरमैन पार्क के नाम भेज देता है। पार्सल खोलते ही चेयरमैन के सामने वही तस्वीरें आ जाती हैं जिनमें उनकी कार हुआंग जिन को टक्कर मारती दिखाई दे रही थी। ये देखकर चेयरमैन तुरंत हुआंग जिन को अपने ऑफिस बुला लेते हैं। शुरुआत में चेयरमैन को लगता है कि शायद तस्वीरें नकली हों, लेकिन जैसे ही हुआंग जिन वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है, सारी सच्चाई उनके सामने आ जाती है। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि यह हादसा उनके अपने जुड़वा बच्चों की वजह से हुआ था। अब हुआंग जिन गुस्से में उनसे पूछता है, मेरे पूरे करियर की कीमत आप कैसे चुकाएंगे? चेयरमैन कुछ पल तक चुप बैठे रहते हैं। उनकी खामोशी देखकर हुआंग जिन और भड़क जाता है। वह कहता है, अगर गाड़ी संभालनी नहीं आती तो सड़क पर निकलना ही नहीं चाहिए। चेयरमैन बिना बहस किए अपनी दराज खोलते हैं, एक पहले से साइन किया हुआ ब्लैंक चेक निकालते हैं और उसकी तरफ बढ़ा देते हैं। वह कहते हैं, इस पर जितनी रकम चाहो लिख दो, मैं बिना सवाल किए तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा। लेकिन हुआंग जिन तुरंत जवाब देता है, मुझे पहले से पता था कि तुम लोग हर समस्या का हल सिर्फ पैसों में ढूंढते हो। इस पर चेयरमैन शांत स्वर में कहते हैं, अगर यह हादसा किसी और वजह से भी होता तब भी शायद तुम्हारा करियर खत्म हो जाता, लेकिन मैं तुम्हें कम से कम अपनी बाकी जिंदगी आराम से जीने का मौका देना चाहता हूँ। फिर वे घड़ी की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 3 घंटे हैं। उसके बाद वापस आना और जितनी रकम लिखोगे वह पूरी तुम्हारी होगी। इतना कहकर चेयरमैन वहां से चले जाते हैं, जबकि हुआंग जिन गहरे सोच में डूब जाता है। चेयरमैन के जाने के बाद हुआंग जिन वहीं बैठा काफी देर तक सोचता रहता है। उसके हाथ में वह ब्लैंक चेक था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या फैसला लिया जाए। तभी उसकी दादी का वीडियो कॉल आ जाता है। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे हमेशा से भरोसा था कि एक दिन तुम बहुत बड़े फुटबॉल खिलाड़ी बनोगे। अब जल्दी से समय निकालकर मुझसे मिलने आ जाना, हम साथ बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। दादी की बातें सुनकर हुआंग जिन की आंखें भर आती हैं। वह उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि उसका फुटबॉल करियर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। वह चुपचाप कॉल काट देता है और वहीं बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि वह जो भी कर रहा है वह सिर्फ अपनी दादी के बेहतर भविष्य के लिए कर रहा है। उसके मन में ख्याल आता है कि अगर वह इस चेक पर 100 करोड़ रुपए लिख दे तो कम से कम दादी की बाकी जिंदगी किसी परेशानी में नहीं गुजरेगी। उधर चेयरमैन पार्क अपने दोनों बच्चों कैंग सैंग और कैंग जे को ऑफिस बुलाते हैं। दोनों जैसे ही पिता के सामने पहुंचते हैं, उनके चेहरे का गुस्सा देखकर घबरा जाते हैं। कैंग जे तुरंत घुटनों के बल बैठकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, उस रात गाड़ी कैंग सैंग चला रहा था, मैं सिर्फ उसके साथ थी। ये सुनते ही कैंग सैंग भी माफी मांगने लगता है, लेकिन चेयरमैन का गुस्सा शांत नहीं होता। वह सख्त लहजे में कहते हैं, गलती करने से भी बड़ी गलती उसे मुझसे छिपाना था। तुम दोनों ने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा बल्कि कंपनी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगा दी। फिर वह कंपनी की रिपोर्ट सामने रखते हुए कहते हैं, पिछले साल कंपनी को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर यही हाल रहा तो चोसंग एक दिन टॉप कंपनियों की सूची से भी बाहर हो जाएगी। कुछ पल रुकने के बाद वह अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं, आज से तुम दोनों का इस घर और मेरी संपत्ति से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आज शाम तक तुम दोनों मेरा घर छोड़ दोगे और आगे से मेरी एक भी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। यह सुनकर दोनों भाई बहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
उधर ह्वांग जिन आखिरकार फैसला कर लेता है। वह चेक पर 10 करोड़ रुपए की जगह सीधे 100 करोड़ रुपए लिख देता है और चेयरमैन के ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। उसी समय चेयरमैन लिफ्ट से बाहर निकल रहे थे, जबकि कैंग सेंग और कैंग जे उन्हें रोकने के लिए तेजी से उनकी तरफ दौड़ रहे थे। भागते हुए कैंग सेंग का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे चेयरमैन से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि चेयरमैन सीढ़ियों से नीचे लुढ़कने लगते हैं। उसी दौरान सामने से आ रहा ह्वांग जिन भी उनकी चपेट में आ जाता है। दोनों जोर से गिरते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब ह्वांग जिन की आंख खुलती है तो वह खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। आईने में दिखाई देने वाला चेहरा उसका अपना नहीं था। घबराकर वह डॉक्टर से पूछता है, तुम्हें मैं कौन दिखाई दे रहा हूँ? डॉक्टर बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब देता है, तुम ह्वांग जिन हो। अब आराम से लेट जाओ, हमें तुम्हारे कुछ और टेस्ट करने हैं। लेकिन ह्वांग जिन गुस्से में बोल उठता है, बदतमीजी मत करो, मैं चेयरमैन पार्क ताइसो हूँ, चौसंग ग्रुप का चेयरमैन। डॉक्टर उसकी बात को हादसे का असर समझकर नजरअंदाज कर देता है। दूसरी तरफ असली चेयरमैन पार्क अब ह्वांग जिन की बॉडी में थे, जबकि ह्वांग जिन की आत्मा चेयरमैन पार्क के शरीर में पहुंच चुकी थी। यानी उस हादसे ने दोनों की पूरी जिंदगी ही बदल दी थी। उधर असली चेयरमैन पार्क, जो अब ह्वांग जिन की बॉडी में थे, अपनी असली बॉडी वाले कमरे के बाहर खड़े थे। उसी समय उनके भरोसेमंद सहायक मिस्टर ली वहां पहुंचते हैं। चेयरमैन खुद को रोक नहीं पाते और सीधे अपनी असली बॉडी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जवान शरीर होने की वजह से वह रास्ते में खड़े लोगों को धक्का देते हुए कमरे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह अपनी असली बॉडी के करीब पहुंचते हैं, उनके सिर में असहनीय दर्द उठने लगता है। दर्द इतना तेज होता है कि वह वहीं जमीन पर गिर पड़ते हैं। इतने में सिक्योरिटी गार्ड उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उसे देखते ही चेयरमैन हैरान रह जाते हैं। वह उनकी बेटी गोयंग थी, जो न्यूयॉर्क से वापस आई थी। चेयरमैन उसे देखकर बोल पड़ते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें अमेरिका भेज दिया था, मेरी इजाजत के बिना वापस कैसे आ गई? लेकिन गो यंग के लिए ह्वांग जिन एक अनजान इंसान था। उसे हैरानी होती है कि यह लड़का उसके बारे में इतनी बातें कैसे जानता है। गुस्से में वह उसे दीवार से धक्का देकर चेतावनी देती है, अगर मेरे बारे में किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। इतने में कांग सांग और कांग जे वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए गो यंग तुरंत वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ गो यंग अपनी माँ के साथ चेयरमैन की असली बॉडी को देखने आती है। उसे अपने पिता की हालत देखकर दुख तो होता है, लेकिन उसके दिल में उनके लिए नाराजगी भी थी। छोटी सी गलती की वजह से चेयरमैन ने उसे सालों पहले अमेरिका भेज दिया था और तब से दोनों के बीच दूरियां बनी हुई थीं। इधर कांग सिंह और कांग जे ह्वांग जिन की बॉडी में मौजूद चेयरमैन पार्क को अपने घर ले आते हैं। वह उससे पूछते हैं, जिस रात एक्सीडेंट हुआ था, क्या तुमने कार में बैठे लोगों का चेहरा देखा था? चेयरमैन कुछ पल सोचते हैं, फिर जानबूझकर कहते हैं, हाँ, कार में तुम दोनों ही बैठे थे। ये सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। घबराकर वे उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं, फिर धमकी देते हैं, अगर अपनी जान बचानी है तो एक एग्रीमेंट पर साइन करो। उसमें लिखा होगा कि तुम जिंदगी भर इस हादसे के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे। इतना कहकर दोनों बाहर निकल जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को सख्त आदेश देते हैं कि ह्वांग जिन किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस इंसान को उन्होंने कैद किया है वही इस घर का असली मालिक है। रात होते ही चेयरमैन पीछे के गुप्त रास्ते से आराम से घर से निकल जाते हैं। आखिर इस हवेली का हर कोना उन्होंने खुद बनवाया था। वह टैक्सी लेकर सीधे चौसंग ग्रुप पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो एक बड़ा दांव खेलते हैं। वो मीडिया और रिपोर्टर्स को कंपनी के बाहर बुला लेते हैं और सबके सामने कहते हैं, जिस कार ने मुझे टक्कर मारी थी वह चेयरमैन पार्क ताइसो की कार थी। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। लेकिन अगले ही पल वह आगे कहते हैं, इस हादसे में मेरे बच्चों का कोई हाथ नहीं है। शाम तक मैं पूरा वीडियो भी जारी कर दूंगा। उनकी यह बात सुनकर कैंग सांग, कैंग जे, मिस्टर ली और गो यंग चारों चौंक जाते हैं। मिस्टर ली को पूरा यकीन था कि चेयरमैन ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। वहीं दोनों जुड़वा भाई बहन समझ ही नहीं पाते कि ह्वांग जिन आखिर उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। मीडिया से बात खत्म करने के बाद चेयरमैन वहां से निकल जाते हैं और ह्वांग जिन के पुराने अपार्टमेंट पहुंचते हैं। दरवाजा खोलते ही उन्हें अंदर से तेज बदबू आती है। पूरा कमरा फुटबॉल से जुड़े पोस्टरों से भरा हुआ था। एक तस्वीर में ह्वांग जिन अपनी दादी के साथ मुस्कुराते हुए खड़ा था। तभी उनकी नजर एक कॉकरोच पर पड़ती है। उसे देखते ही चेयरमैन डर कर तेजी से बाहर भाग निकलते हैं। भागते भागते अचानक उन्हें एहसास होता है कि अब उनका शरीर पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। जिस इंसान के लिए पहले ठीक से चलना भी मुश्किल था, वह
अब बिना रुके दौड़ सकता था। यहीं पहली बार उन्हें इस नए शरीर की असली ताकत का एहसास होता है। उसी दौरान अस्पताल में एक डॉक्टर चेयरमैन पार्क की बॉडी की जांच करने आता है। कमरे में उनकी दूसरी पत्नी पहले से मौजूद थी। डॉक्टर चुपके से एक खास दवा अपने पीछे छिपा लेता है। दरअसल वो कोई साधारण डॉक्टर नहीं बल्कि कांग जय का पति था। चेयरमैन की पत्नी उससे विनती करती है, कृपया इन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर शांत स्वर में जवाब देता है, फिलहाल हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए, आप मेरे साथ घर चलिए। इतना कहकर वह दवा कमरे की एक दराज में छिपा देता है और चेयरमैन की पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। जाते जाते वह कैंग जे को मैसेज भेज देता है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ। इसी बीच हुआंग जिन की बॉडी में मौजूद चेयरमैन पार्क चुपके से अस्पताल लौट आते हैं। इस बार उनका मकसद अपनी बॉडी के पास जाना नहीं था। वह अपनी पुरानी छड़ी का हैंडल खोलकर उसके अंदर छिपी खास चाबी निकाल लेते हैं और वापस जाने लगते हैं। तभी कैंग सैंग और कैंग जे कमरे में आ जाते हैं। चेयरमैन तुरंत पास पड़े सोफे के पीछे छिप जाते हैं। दोनों भाई बहन अपने पिता की कोमा में पड़ी बॉडी के सामने खड़े होकर बातें करने लगते हैं। कैंग सैंग कहता है, अच्छा हुआ ये कोमा में है, अगर इन्हें होश आ गया तो सबसे पहले हमें घर और कंपनी से निकाल देंगे। फिर कैंग जे दराज से वही दवा निकालती है और कहती है, इसलिए बेहतर होगा कि ये कभी होश में ही ना आए। इतना कहकर वह दवा चेयरमैन को देने की कोशिश करती है, लेकिन उसी पल चेयरमैन की बॉडी में मौजूद हुआंग जिन को होश आ जाता है। वह अचानक कांग सिंह का हाथ कसकर पकड़ लेता है। दोनों भाई बहन बुरी तरह घबरा जाते हैं। घबराहट में कांग जय तकिया उठाकर हुआंग जिन का गला दबाने लगती है। सांस रुकने की वजह से हुआंग जिन तड़पने लगता है। हैरानी की बात यह थी कि उसी समय दूर खड़े हुआंग जिन की बॉडी में मौजूद चेयरमैन पार्क को भी वैसा ही दम घुटने का एहसास होने लगता है, लेकिन चेयरमैन तुरंत सूझबूझ से काम लेते हैं। वह पास लगे इमरजेंसी अलार्म का बटन दबा देते हैं। पूरे अस्पताल में अलार्म बज उठा है और मेडिकल स्टाफ भागता हुआ कमरे की तरफ आने लगता है। स्थिति बिगड़ती देख कैंग जे जल्दी से दवा छिपाती है। कैंग सांग को लेकर वहां से निकल जाती है। जैसे ही हुआंग जिन की जान बचती है, उसी पल चेयरमैन पार्क को भी राहत महसूस होती है। अस्पताल से बाहर निकलते ही चेयरमैन पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें पहली बार अपनी आंखों से अपने ही बच्चों का असली चेहरा देखने को मिला था। रोते हुए वह बुदबुदाते हैं, काश मुझे ये दिन कभी देखना ही न पड़ता। उसी वक्त उनकी नजर अपनी जेब में रखे उस ब्लैंक चेक पर पड़ती है जो उन्होंने हुआंग जिन को दिया था। अब उन्हें हुआंग जिन के साथ हुए अन्याय का भी एहसास होने लगता है। कुछ देर बाद वह खुद को संभालते हैं और सीधे कांग सिंह व कांग जे के पास पहुंच जाते हैं। वह उनसे कहते हैं, अगर चाहते हो कि मैं मीडिया के सामने कुछ न बोलूं तो मुझे चोसंग ग्रुप में नौकरी देनी होगी। दोनों चौंक जाते हैं। चेयरमैन आगे कहते हैं, और नौकरी भी मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में चाहिए। ये सुनकर दोनों समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने मना किया तो हुआंग जिन कभी भी उनका राज सबके सामने खोल सकता है। मजबूरी में वे उसे कंपनी के फाइनेंस विभाग में नौकरी दे देते हैं। कंपनी में नौकरी मिलने के बाद हुआंग जिन की बॉडी में मौजूद चेयरमैन पार्क का सामना एक बार फिर मिस्टर ली से होता है। मिस्टर ली उसे देखते ही कहते हैं, मैं चेयरमैन पार्क को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर उनसे कभी कोई गलती भी हुई होती तो वह उसे छिपाकर भागते नहीं, वह खुद सामने आकर अपनी जिम्मेदारी निभाते। उनकी बातें सुनकर चेयरमैन अंदर ही अंदर भावुक हो जाते हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि इस दुनिया में अभी भी कोई ऐसा इंसान है जो उन पर आंख बंद करके भरोसा करता है, लेकिन अपनी पहचान छिपाने के लिए वह जानबूझकर मिस्टर ली से रूखा व्यवहार करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन चौसंग ग्रुप में उनका पहला ऑफिस डे था। पूरा दिन काम करने के बाद रात में वह चुपके से चेयरमैन वाले पुराने ऑफिस में पहुंचते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि उनकी सारी तस्वीरें दीवारों से हटाई जा चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कंपनी के इतिहास से ही मिटा दिया गया हो। इसके बाद वह अपनी छड़ी के हैंडल से उस गुप्त कमरे का दरवाजा खोलते हैं। कमरे के अंदर पहले की तरह नकदी, सोना और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखे थे। वह वहां से कुछ पैसे, थोड़ा सोना और 7 स्टार होटल का एक VIP एक्सेस कार्ड लेकर बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वह उसी होटल में रहने लगते हैं जहां उन्हें हर जरूरी सुविधा आसानी से मिल जाती है। अगली सुबह होटल स्टाफ उनके लिए नए कपड़े, घड़ी, मोबाइल और बाकी जरूरी सामान लेकर आता है। तैयार होकर वह दोबारा चौसंग ग्रुप पहुंचते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंचते ही उनकी नजर गोयंग पर पड़ती है जो वहीं नौकरी कर रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हुआंग जिन की बॉडी में उसके अपने पिता मौजूद हैं। गोयंग हमेशा की तरह उसे अनौपचारिक अंदाज में बुलाती है। ये सुनकर चेयरमैन तुरंत नाराज हो जाते हैं। वह सख्त लहजे में कहते हैं, अपने सीनियर से बात करने की भी तमीज नहीं है क्या? उनकी बात सुनकर पूरे ऑफिस का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। गोयंग को सबके सामने हुई ये बेइज्जती बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन कंपनी के सभी बड़े अधिकारी एक अहम मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। उसी मीटिंग में हुआंग जिन और गोयंग भी मौजूद थे। सबके सामने हुआंग जिन अचानक एक प्रस्ताव रखता है। वह कहता है, अगर हम इन 3 सहायक कंपनियों को चौसंग ग्रुप से अलग अलग कर दें तो कंपनी
को करीब 300 करोड़ रुपए का फायदा होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो नुकसान लगातार बढ़ता रहेगा। उसके मुंह से ये बात सुनते ही कैंग संग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दरअसल जिन 3 कंपनियों का जिक्र हुआ था वे गुपचुप तरीके से उसी के नियंत्रण में थीं। वहां होने वाला सारा घोटाला और गैर कानूनी मुनाफा सीधे उसकी जेब में जाता था। ये राज अब तक सिर्फ चेयरमैन पार्क को ही पता था। इसी वजह से कांग सांग के मन में शक पैदा हो जाता है कि आखिर हुआंग जिन को यह सारी गोपनीय जानकारी कैसे पता चली। यहीं से उसके मन में हुआंग जिन के खिलाफ एक नया संदेह जन्म लेता है। मीटिंग खत्म होते ही कांग सिंह का शक और गहरा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में नया आया एक साधारण कर्मचारी कंपनी के इतने बड़े राज्य कैसे जानता है। उधर चेयरमैन पार्क भी अब चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वह अपने बच्चों और कंपनी में चल रहे हर भ्रष्टाचार का सच धीरे धीरे सामने लाकर रहेंगे। इसी बीच कंपनी के कई पुराने रिकॉर्ड्स की जांच करते हुए उन्हें एक के बाद एक कई गड़बड़ियां दिखाई देने लगती हैं। फर्जी खर्चे, गायब पैसे और नकली ट्रांजैक्शन साफ बता रहे थे कि लंबे समय से कंपनी को अंदर ही अंदर लूटा जा रहा था। चेयरमैन को अब पूरा यकीन हो चुका था कि कांग सिंह सिर्फ अयोग्य ही नहीं बल्कि कंपनी का पैसा भी हड़प रहा है। दूसरी तरफ गो यंग भी हुआंग जिनके अजीब व्यवहार पर नजर रखे हुए थी। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि इस लड़के की बातें और सोच किसी आम इंसान जैसी नहीं है। उधर कंग जे अपने भाई से कहती है, मुझे लगता है ये लड़का हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अगर इसे ज्यादा दिन जिंदा छोड़ा तो ये हमारी सारी सच्चाई बाहर ले आएगा। कंग संग भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। दोनों फैसला करते हैं कि अब हैवांग जिन पर हर समय नजर रखी जाएगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वे खत्म करने की योजना बना रहे हैं वो असल में उनके अपने पिता ही हैं। दूसरी ओर चेयरमैन पार्क शाम को फिर अपने गुप्त कमरे में पहुंचते हैं। वहां रखे जरूरी दस्तावेजों को देखते हुए उन्हें एहसास होता है कि आने वाले दिनों में उन्हें बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। अगर उन्होंने एक भी गलती की तो न सिर्फ उनकी पहचान उजागर हो जाएगी बल्कि चोसन ग्रुप भी पूरी तरह कंग संग और कंग जे के कब्जे में चला जाएगा। इसी सोच के साथ चेयरमैन अपने अगले कदम की तैयारी शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके अपने बच्चे उन्हें रास्ते से हटाने की नई साजिश रच रहे थे। यहीं इस हिस्से का अंत होता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर